आज हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में सुनिए सुजाता चौधरी जी की लिखी हुई कहानी नीला बटुआ। सुजाता चौधरी जी 1985 बैच की भारतीय डाक सेवा अधिकारी हैं जो 2016 में सेवानिवृत्त हुई हैं। सुजाता जी मूलतः उड़िया लेखिका हैं। उनकी कहानी नीला बटुआ को उड़ीसा की अग्रणी पत्रिका अमृतायन द्वारा श्रेष्ठ गल्प पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। नीला बटुआ का हिंदी अनुवाद हंस पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था, जिसे हिंदी पाठकों ने भी बहुत पसंद किया था। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी नीला बटुआ। अभी अभी नींद से जगकर अंगड़ाई तोड़ रहा था सार्थक। घड़ी में 7 बज चुके हैं, फिर भी अंधेरा अंधेरा लग रहा था। उठकर खिड़की का पर्दा एक ओर सरका दिया उसने। खिड़की के उस ओर बादलों भरा आकाश था। शायद आज भी झिपिर झिपिर बारिश होगी दिन भर। 18 सितंबर को पहुंचा था वो बर्मिंघम। आज दिसंबर की 18 तारीख है। ठीक 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में उसने सूर्य देव को लगभग नहीं देखा। पूर्व दिशा की लाली देख जपा कुसुम संकाशम अथवा आदित्य हृदयम श्लोक का उच्चारण एक भी दिन नहीं कर पाया उन 3 महीनों में। ऐसा लगता है कि ये सब संभव है केवल भारत में ही, क्योंकि दिवाकर की दिव्य किरणें भारतीयों के नसीब में ही हैं। जिस दिन हवाई जहाज बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतरा, खिड़की के बाहर सब कुछ गीला गीला दिख रहा था। बस कुछ ही मिनट पहले यहाँ बारिश हुई है ऐसा लगा। एयरपोर्ट से अपना लगेज लेने के बाद अपने बचपन के दोस्त अरूप की गाड़ी में वो अपने अपार्टमेंट चला आया था। रास्ते पर बारिश की झड़ी लगी रही। उस दिन से आज तक सिर्फ बारिश ही देख रहा है वो। कभी कभार गलती से सूर्यदेव दिख जाते हैं 10-15 मिनट के लिए। अचानक किसी कोने से बादल बह आते हैं उन्हें ग्रसने के लिए। बस उसके बाद झिपिर झिपिर बारिश और ठंडी हवा। ये तो रोजाना की बात है। रात के समय फिर वही कहानी। अलंकृत आकाश उसने यहाँ लगभग नहीं देखा, ये कहा जा सकता है। सोचने पर हैरत होती है, चांद सितारे सब कहाँ चले गए। ऐसा लगता है मानो मैं उन्हें भारत में ही छोड़ आया। उस दिन उसके दोस्त अरूप के छोटे से बेटे ने टिप्पणी की थी, पापा, यू हैड सेड दैट सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, इट नेवर राइजेज, हाउ कैन इट सेट देन? जो सूर्य उगता ही नहीं वो भला अस्त कैसे होगा? आज यूनिवर्सिटी में 2 क्लास हैं, उसके बाद थॉमस कुक जाकर अलाउंस के बदले पैसे लेने हैं। घर के पास ही बस स्टैंड है। यहाँ से 61, 62 या 63 किसी भी नंबर की बस लेकर सीधा पहुँच जाएगा यूनिवर्सिटी। 9 बजे क्लास शुरू होगी, इसलिए जल्दी रेडी होना होगा। नित्य कर्म खत्म करके फ्रिज से पिज़्ज़ा निकालकर ओवन में रखा। 1 कप दूध निकालकर गर्म किया। पिज़्ज़ा गर्म होने तक चाय बन चुकी थी। खाने के बाद सीधे बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। वहाँ क्यू में खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद 61 नंबर की बस आई। बस के टिकट के डिब्बे में पैसे डालकर टिकट लेकर एक खाली सीट में बैठ गया। पास बैठा था एक नीग्रो। सेली ऑक से एट द बॉस्टन तक सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। इतनी दूरी पर 3-4 स्टॉपेज भी हैं। सार्थक सोचने लगा, इस समय भारत में दिन के 2 बजे होंगे। माँ, पिताजी, पत्नी, बच्चे सभी टीवी देख रहे होंगे। ये सब सोचते हुए वो यूनिवर्सिटी के स्टॉपेज पर पहुंच गया। वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी तक। लगभग बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। मंकी कैप अच्छी तरह पहन ली उसने। स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा है वो। उनकी क्लास में 10 लोग हैं। सभी छात्र छात्राओं की उम्र 20 वर्ष के आसपास होगी, जबकि उसकी उम्र थी 35 वर्ष। यहाँ उनकी गिनती सीनियर स्टूडेंट के रूप में होती है। दिल्ली के सुरक्षा विभाग की ओर से स्कॉलरशिप पर आया है वो पीजी करने। माँ बाप बीबी बच्चों को छोड़कर आया है इतनी दूर। शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था, वक्त बड़ी मुश्किल से कटता था। आजकल अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है। अचानक पैर के नीचे कोई मोटी चीज़ दबने सी लगी। पैर उठाकर देखा, एक नीले रंग का चमड़े का बटुआ था। बटुआ बहुत पुराना लगता था। सार्थक ने उसे रुमाल से पोंछकर खोला, मालिक का पता जानने के लिए। जिस बेचारे का खो गया है उस पर क्या बीत रही होगी। बटुए में एक 10 पाउंड के नोट के साथ एक पुरानी चिट्ठी थी। पता जानने के लिए वो चिट्ठी पढ़ने को बाध्य हुआ। लिखा था, प्रिय एंड्रू, मेरी माँ ने मुझे मना किया है
इसलिए अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। हाँ, इतना ज़रूर जान लो कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और ज़िंदगी भर तुम्हारी ही रहूँगी। इति। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, लिजी। 8 दिसंबर 1945। वो चिट्ठी मैली पड़ गई थी और उसके कई अक्षर तो लगभग मिट से भी गए थे। फिर भी अंग्रेजी भाषा में लिखी होने के कारण कोई दिक्कत नहीं हुई पढ़ने में। चिट्ठी से पता चल गया कि एंड्रयू का पूरा नाम एंड्रयू रिचर्ड निक्सन है और पता था 248 डुडली रोड, हैंड्सवर्थ, बर्मिंघम। चिट्ठी के पीछे लिखने वाले का पता साफ साफ पढ़ा जा रहा था। मिस एलिजाबेथ नॉर्डन, 24 फेडरिक रोड, स्पार्क हिल, बर्मिंघम। सार्थक क्लास में पहुंचा। आज करप्शन पर लेक्चर देंगे प्रोफेसर रिचर्ड बैटली। क्लास के बाद कॉफ़ी ब्रेक। छात्र छात्रा किचन में इकट्ठे होते हैं, वहाँ अपनी मनपसंद की चाय कॉफ़ी बनाकर पीते हैं और कंप्यूटर पे ईमेल चेक करते हैं। कॉफ़ी ब्रेक के 5 मिनट बाद अरूप से मुलाकात हुई। अरूप यहाँ पीएचडी करता है। बचपन में सार्थक के साथ पढ़ता था, संबलपुर के जिला स्कूल में। दोनों अच्छे दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अरूप ने दिल्ली से इकोनॉमिक्स में पीजी किया और उसके बाद उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। लेकिन सार्थक ने वाणिज्य विहार से राजनीति विज्ञान में पीजी करने के बाद सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ज्वाइन की। कई वर्षों बाद दोनों को फिर से एकत्र होने का अवसर मिला है, इसलिए वे कॉफ़ी और लंच ब्रेक में मिलते हैं और खूब मस्ती में समय बिताते हैं। सार्थक ने अरूप को बटुए के बारे में कहा, देख, एक प्रेम कहानी का पता चला है। सन 1945 की लिखी एक चिट्ठी के अलावा 10 पाउंड का नोट भी है बटुए में। पता जानने के लिए चिट्ठी खोलकर पढ़ने को बाध्य हुआ। सौभाग्य से पता भी मिल गया। चल, आज हम इस पते पर जाकर बटुआ पहुंचा दें, फिर सिटी सेंटर भी हो आएंगे। मुझे जरा थॉमस कुक में काम है। अरूप सार्थक की किसी बात में ना नहीं कर पाता। ठीक 2 बजे उनकी क्लास खत्म हो गई। उस वक्त तक बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। दिवाकर के दिव्य प्रकाश से बाहर की घास चमक रही थी। सार्थक और अरूप अपना बैग उठाकर चल पड़े। रास्ते में यूनिवर्सिटी के गिल्ड ऑफिस में जाकर वहाँ की कैंटीन में पास्ता खाया और ऑरेंज जूस पिया। उसके बाद चल पड़े बस स्टैंड की ओर। वहाँ 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद बस मिली। लगभग 15 मिनट में डुडली रोड पहुँच गए। बस से उतरकर जा पहुँचे सही पते पर। कॉलिंग बेल दबाकर इंतज़ार किया कुछ देर। एक 90 साल की वृद्धा दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। सार्थक ने पूछा, इज़ दिस द हाउस ऑफ मिस्टर एंड्रयू निक्सन? वृद्धा ने कहा, नो। सार्थक ने उसे बटुआ दिखाया। चिट्ठी पर लिखा पता पढ़ते ही तुरंत कह उठी। एंड्रयू निक्सन के पिता फिलिप निक्सन यहाँ सन 1950 तक रहते थे। सन 1950 में वे लोग ये मकान बेचकर कहीं चले गए। अब वे लोग कहाँ हैं मैं नहीं बता सकती। इतना कहकर वो अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सार्थक निराश हो गया। सोचा जिस अच्छे काम के लिए वो आया था शायद पूरा नहीं होगा। लेकिन अरूप छोड़ने वाला नहीं था। बोला, चलो हम आसपास के नर्सिंग होम में पता लगाते हैं, वहाँ बहुत से बुजुर्ग होंगे, शायद कुछ पता चल जाए। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक ओल्ड पीपल्स होम दिखाई दिया। वहाँ रिसेप्शन पर एक गोरा युवक कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। सार्थक ने उससे पूछा, क्या यहाँ एंड्रयू निक्सन नाम के कोई सज्जन रहते हैं? सार्थक के हाथ में नीला बटुआ देखकर उस युवक ने उल्टे सार्थक से सवाल किया, ये बटुआ आपको कहाँ मिला? 2 दिन पहले मिस्टर एंड्रयू निक्सन यूनिवर्सिटी की ओर गए थे किसी से मिलने, वहीं कहीं उनका ये बटुआ गिर गया था। वे जान नहीं पाए, बहुत दुखी हैं वे, लाख समझाने पर भी नहीं समझते। कहते हैं उन्हें 10 पाउंड खोने का दुख नहीं है। करोड़ पाउंड की हाथ से लिखी चिट्ठी उस बटुए में थी। वो चिट्ठी उनके जीने का एकमात्र सहारा है। उस चिट्ठी के बगैर ज़्यादा दिनों तक जी नहीं सकेंगे वे। रोज़ाना 3-4 बार पढ़ा करते हैं वे उस चिट्ठी को। आज तो खुशी से पागल हो जाएंगे बटुए को देखकर। आइए चलिए लिफ्ट में। 5वीं मंजिल का 8 नंबर कमरा ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। लिफ्ट के सामने ही था कमरा। दरवाज़ा खुला था। कमरे में एक वृद्ध टेलीविज़न देख रहे थे। सार्थक ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा, आप मिस्टर निक्सन हैं? उस वृद्ध ने सिर हिलाकर हामी भरी। सार्थक ने बटुआ निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। वृद्ध का चेहरा खिल उठा। जो क्षण भर पहले उदास लग रहे थे हठात आनंदित हो उठे। बटुए से चिट्ठी निकाली, पढ़ने लगे। आंखों से आंसू बह निकले।
रुमाल निकालकर आंसू पोंछे और सार्थक को धन्यवाद देते हुए बैठने का अनुरोध किया। सार्थक और अरूप बैठ जाने के बाद उस वृद्ध ने खिड़की की ओर बाहर आसमान की ओर देखकर एक लंबी सांस ली। आसमान साफ और निर्मल दिखाई दे रहा था। बादल छट चुके थे। वृद्ध ने धीरे धीरे सार्थक से कहा, ये लिज़ी की अंतिम चिट्ठी है। कॉलेज में मुझसे 2 साल जूनियर थी लिज़ी। हम एक दूसरे को खूब चाहते थे। बहुत खूबसूरत थी लिज़ी, एक ही मिट्टी की गढ़ी, धीमी चाल, लंबी आंखें। उसकी आंखों में थी सम्मोहन शक्ति। कई बार वो आंखों से अपने भाव प्रकट किया करती थी। लंदन जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में उसका जन्म और शिक्षा दीक्षा होने पर भी उसमें ब्रिटिश रूढ़िवादिता साफ साफ झलकती थी। थोड़ी सी सांस भरने के बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसका अर्थ था कि लिज़ी उनके नीरस जीवन में एक झरना थी। लिज़ी ने उन्हें स्नेह दिया था, प्रेम दिया था। एक दिन अचानक कहीं अंतर्धान हो गई, फिर नहीं मिली। प्रेम में पागल एंड्रयू ने ब्रह्मचारी रहने का दृढ़ निश्चय किया। लिज़ी की याद में बनाने लगे कविताओं का कोणार्क। केवल कंगूरा सही सही नहीं बैठा पाते थे अपने कोणार्क का, इसलिए कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी उन्हें एक कवि के रूप में। फिर भी कविता लिखना, सुनना और सुनाना उन्हें अच्छा लगता है। वे इंग्लैंड के लगभग सभी कवि सम्मेलनों में जाया करते हैं, कविताएं सुनते और सुनाते हैं। इसी तरह लिज़ी की यादों के सहारे जीवन बिता रहे हैं। एंड्रयू के चेहरे पर उदासी के चिन्ह साफ नजर आ रहे थे। प्रेम में तृप्त होने की झलक नहीं थी चेहरे पर, अतृप्त रह गए थे वे पूरा जीवन। सपने में लिज़ी को देख आधी नींद में जगकर बदहवास हो जाते थे। इतना प्रेम, इतना अभिमान और सीने में इतना दर्द दबाए राह चलने के उनके साहस ने सार्थक को अभिभूत कर दिया। उसने मन ही मन निश्चित किया कि वो एलिजाबेथ को भी ढूंढ निकालेगा। एंड्रयू से विदा लेकर सार्थक लौट आया अरूप के साथ अपने सेलियॉक के अपार्टमेंट में। फिर सिटी सेंटर जाने की इच्छा नहीं हुई उसकी। तब तक रात के 7 बज चुके थे। हाथ में चाय का कप लेकर रेडियो एक्सल सुनने लगा। बर्मिंघम में रहने वाले भारतीयों की रेडियो एक्सल सुनने में काफ़ी दिलचस्पी रहती है। रेडियो एक्सल में हिंदी भाषा सुनने से भारत में होने जैसा लगता है। अरूप किचन में खड़ा पापड़ सेक रहा था। उसके बाद दोनों ने बैठकर पापड़ खाए। अरूप पास ही ग्रिम्फिस क्लॉस के अपार्टमेंट में रहता है। उसने कहा, चल मेरे घर, आज डिनर वहीं करेंगे। आज अरुणा ने चिकन बनाया होगा। दोनों अरूप के घर चले आए। वहाँ डिनर में चर्चा का विषय था लिज़ी को ढूंढना। लिज़ी का पता साथ लाए थे। अगले दिन क्लास के बाद लिज़ी का घर ढूंढने निकल पड़े दोनों। सही पते पर पहुंचकर देखा कि एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है एक महिला के साथ घर के बाहर। सार्थक और अरूप को देखकर उस महिला ने खेलना बंद करके प्रश्न भरी निगाह से देखा उन दोनों की ओर। सार्थक ने पूछा, इज इट द हाउस ऑफ एलिजाबेथ नॉर्टन? उस महिला ने जवाब दिया, यस, और कहा कि मिस नॉर्टन उनके ससुर की बहन है। आजकल वे ओल्ड पीपल्स होम में रहती हैं। फिर उन्होंने उनका पता दिया और कहा, एलिजाबेथ अविवाहित हैं और उनकी उम्र 75 के आसपास होगी। हम हर रविवार उनसे मिलने ओल्ड पीपल्स होम जाते हैं। उस महिला को धन्यवाद देकर सार्थक और अरूप बस लेकर एलिजाबेथ से मिलने चले गए। ओल्ड पीपल्स होम के ठीक फाटक के पास वे बस से उतरे। आश्चर्य था कि इस बिल्डिंग के ठीक सामने एंड्रयू रहते हैं। रिसेप्शन से पता चला कि एलिजाबेथ प्रार्थना करने गई हैं, 15 मिनट बाद लौटेंगी। वहाँ के विजिटर्स रूम में बैठकर सार्थक और अरूप अखबार पढ़ने लगे। ठीक 15 मिनट के बाद रिसेप्शन के ऑफिसर ने आकर कहा, लिज़ी मैडम आ गई हैं, आप लोग उनके रूम नंबर 17 में मिल सकते हैं। रूम नंबर 17 का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पर लिखा था एलिजाबेथ नॉर्टन। दरवाज़ा खटखटाकर अंदर चला गया सार्थक। एलिजाबेथ खूब सुंदर लग रही थीं। इस उम्र में भी वे खूबसूरत थीं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सारी बातें सुनने के बाद एलिजाबेथ ने नर्म स्वर में कहा, मेरी माँ की मृत्यु के बाद यानी सन 1960 में मैं पेरिस से यहाँ लौट आई। काफ़ी ढूंढने के बावजूद एंड्रयू नहीं मिले। मैंने निश्चित कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि एंड्रयू मेरे दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। 2 मिनट चुप रहने के बाद फिर बोलने लगी, मैं एंड्रयू से मिलना चाहती हूँ, हर पल उन्हीं की याद में बिता रही हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी। सार्थक और अरूप एलिजाबेथ को साथ लेकर सामने वाले ओल्ड पीपल्स होम में गए।
8 नंबर कमरे में एंड्रयू बैठे अखबार पढ़ रहे थे। एलिजाबेथ को सामने देख खुद को संभाल नहीं पाए। उठकर बाहों में भर लिया और पूछा, कैसी हो? एलिजाबेथ बिना कुछ बोले चुपचाप आंसू बहाती रहीं। सार्थक और अरूप एक अभूतपूर्व उल्लास का अनुभव कर रहे थे। उनकी आंखें भर आई थीं। उस घटना के 3 सप्ताह बाद सार्थक के पास फ़ोन आया ओल्ड पीपल्स होम से। किसी अंग्रेज ने उस ओर से कहा, हेलो मिस्टर सार्थक, आपको सुनकर खुशी होगी कि मिस्टर एंड्रयू निक्सन और मिस एलिजाबेथ नॉर्टन का विवाह 30 जनवरी को डुडली रोड के कैथोलिक चर्च में दिन के 10 बजे होगा। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आइएगा। उस दिन सुबह का आकाश निर्मल था। आकाश में सूर्य अति मनोहर लग रहे थे और ज़मीन पर 79 साल के एंड्रयू और 75 साल की लिजी युवक युवती बन गए थे। लिजी के होठों पर थी चिंदी भर मुस्कान, हृदय में बूंद भर पुलक और मन में मुट्ठी भर शांति। नीले रंग का बटुआ खूब सुंदर दिख रहा था। उसे हाथों में लिए हुए लिजी विवाह की शपथ ले रही थी। कुछ दिनों बाद एंड्रयू अपनी कविता रूपी कोणार्क का कंगूरा बिठाने में सफल हो गए। बर्मिंघम पोस्ट के तीसरे पन्ने पर उनकी प्रतिभा के बारे में काफ़ी कुछ छपा था। सार्थक और अरूप को भी एक अच्छे काम करने की खुशी और तृप्ति मिली थी उस दिन। अभी आप सुन रहे थे सुजाता चौधरी जी की लिखी हुई कहानी नीला बटुआ। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।